दुबई दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक, और दुबई ही नहीं, खाड़ी के दूसरे शहरों ने भी बहुत तरक्की की है। इस चमक दमक की एक वजह है इस इलाके को मिलने वाली तेल की दौलत, कच्चे तेल की दौलत। यही कच्चा तेल आज हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल दुबई जलवायु सम्मेलन शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया, वो भी तेल की वजह से। दुबई जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष अहमद अल जाबर के बयान की वजह से। वो यूएई की सरकार में उद्योग और एडवांस टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, साथ ही वो यूएई की सरकारी तेल कंपनी के मुखिया भी हैं। एक बात तो साफ है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं को हम सिर्फ जीवाश्म ईंधनों यानी कच्चे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैसों के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करके रोक सकते हैं। लेकिन अल जाबिर जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। Renewable energies are not and cannot be the only answer. अमेरिका और यूरोप के 130 से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधियों ने तो उन्हें COP28 के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी कर दी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब दूसरे पर, और इस तरह यूएई, इराक, ईरान और कुवैत, कुल 5 खाड़ी देश दुनिया के टॉप 10 तेल उत्पादक देशों में आते हैं, और ये तेल से होने वाली आमदनी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। 2016 से 2020 के बीच खाड़ी देशों की जीडीपी में 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सेदारी इसी की रही। इस दुनिया को चलाने के लिए आज हमें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, उसमें से अभी भी ज़्यादातर हमें जीवाश्म ईंधनों से मिलती है, यानी कच्चे तेल से मिलती है, कोयले से मिलती है और प्राकृतिक गैसों से मिलती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का शेयर हमारी ऊर्जा हिस्सेदारी में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन को इस बारे में वाकई दुनिया को राह दिखानी होगी। पर्यावरणविद डॉक्टर दीपायान डे मानते हैं कि अक्षय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, खासकर दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों को। उन्हें टेक्नोलॉजी दी जाए। को छोड़ दो। तेल आज सच में अगर हम लोग छोड़ के निकल आए, कोयला को छोड़ के निकल आए, उसका सब्स्टिट्यूट हमारे हाथ लगा नहीं है, और वो सब्स्टिट्यूट खरीदने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी हाथ नहीं लगा। हम लोग डैमेज एंड लॉस की बात कर रहे हैं, अगर ये डैमेज एंड लॉस में शामिल किया जाए तो वो भी कहाँ है उसका अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है। ये कठिन है कि तेल को छोड़ के एक कदम भी आगे हम लोग बढ़ जाएं। ये कठिन है कि कोयला को छोड़ के एनर्जी का बात करें ग्लोबल साउथ में, लेकिन क्या ये भी कठिन है कि हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी मिलना जो हमारे ये ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है। इस बीच खाड़ी देश भी अक्षय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई अक्षय ऊर्जा में खूब निवेश कर रहे हैं। यूएई ने हाल ही में 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा में $54 अरब के निवेश का ऐलान किया है। इसकी वजह यह है कि खाड़ी देश भी जलवायु परिवर्तन की कड़ी मार झेल रहे हैं। जलवायु संकट के बीच तेल उत्पादक देश कार्बन कैप्चरिंग सिस्टम में निवेश पर जोर दे रहे हैं, यानी पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर जमीन में दफन कर दिया जाए। नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये भी एक उपाय बताया जा रहा है, लेकिन आलोचक इस टेक्नोलॉजी को अभी कारगर नहीं मानते। It's clearly a distraction, and we see countries, sort of burying their head in the sand, behind, the promise of CCS, when actually it won't solve the problem, and we do need to focus on other, solutions that can really reduce emissions. कैथरीन रोमानाक का संबंध अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से है, और वो 20 साल से कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर हो सकती है।
We know it's safe and effective, but there are some people that believe that it's solely a way of continuing fossil fuels, and so they don't like it. But the reality is, it can be used on many different industries. Some industries cannot decarbonize fully without carbon capture and storage, and so we really, really need it. जीवाश्म ईंधनों से मुक्ति पाना जरूरी है, ये बात सब देश समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग दिख रही है। भारत हो या जर्मनी, बिजली के लिए कोयले का इस्तेमाल जारी है। ऐसे में जीवाश्म ईंधनों से छुटकारा मिलना तुरंत तो संभव नहीं लग रहा है।